नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अक्षों के समानांतर वेग व त्वरण को डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज सोल्व करते हैं और फिर एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो हमें दिया हुआ है एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल y-अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। यदि कण x अक्ष के समानांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर क्या है a हो और a रूट लैम्डा वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ एक केटेनरी होगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है प्रश्नानुसार, एक कण पर लैम्डा वाई, ये लैम्डा वाई ऐसे हैं, ये लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल y-अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। सबसे पहले तो देखते हैं प्रश्नानुसार त्वरण क्या है। प्रश्नानुसार गतिमान कण के त्वरण के लिए अब देखो y-अक्ष की दिशा में है तो y-अक्ष की दिशा में y-अक्ष पर जो x के सापेक्ष होगा वो 0 होगा या नहीं होगा, और y की दिशा में ये d2y/dt², इसे त्वरण से इसे प्रदर्शित करते हैं ना। तो ये लैम्डा वाई दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। और x अक्ष के लिए 0 हो गया तो dx²/dt² इक्वल टू क्या हुआ 0, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या आया, dx/dt बराबर क्या आया, कांस्टेंट राशि कोई c आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहां देखो x अक्ष के समानांतर एक ऐसे बिंदु जहां y बराबर a हो तो a रूट लैम्डा वेग से फेंका जाए, यानी कि हमारा वेग क्या होगा जहां पर y बराबर क्या हो a, फिक्स राशि है, तो x अक्ष के समानांतर हुआ या नहीं हुआ। ये देखो ये y बराबर a है कोई एक पाथ, वहां पे dx/dt क्योंकि x तो चेंज हो सकता है y बराबर a पर, और ये y-अक्ष की दिशा में त्वरण था तो यहां पे d2x/dt² बराबर 0 हुआ था। तो वेग क्या हुआ a रूट लैम्डा, अर्थात dx/dt क्या हुआ a रूट लैम्डा। इन दोनों से ऐसा लिख सकते हैं c बराबर क्या आया a रूट लैम्डा और dx/dt a रूट लैम्डा हुआ या नहीं हुआ। फिर वापस समाकलन करो इसका, पुनः समाकलन करने पर अब भी वापस समाकलन करेंगे तो x बराबर क्या आया a रूट लैम्डा t प्लस कोई कांस्टेंट वही अचरांक, लेकिन हम जानते हैं जब t बराबर क्या हो 0 तो x बराबर 0 होगा, क्योंकि इनिशियल स्थिति में तो जब शून्य मतलब स्टार्टिंग में कोई दूरी तय नहीं करेगा। तो यहां से हम ये दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे, यहां पे
तो वहाँ से a क्या आया, t बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर भी क्या आया 0। अतः x बराबर क्या हुआ a रूट लेमडा t। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 1 है उसका समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 जो दे रखी है वो ऐसी है, ये है। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ dy बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ये लेमडा y dy बाई डी टी, ठीक है, दो से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी टी का होल स्क्वायर और दोनों तरफ डी बाई डी टी इक्वल टू ये लेमडा बाहर डी बाई डी टी, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, और ये वाई स्क्वायर। अब इसका ये यही है इक्वेशन, लेकिन हमने जैसे लिखना चाहिए वैसे लिख दिया। अब समाकलन करने पर यहाँ से क्या आया, यहाँ आया डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा वाई स्क्वायर प्लस बी। अब इसे समीकरण नंबर, इसे मत दो, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y बराबर a। अब ये y बराबर a है तो इस कंडीशन में dy बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, देखो क्योंकि a तो कांस्टेंट है। अब ये जब 0 होगा तो ये मान इसमें रखेंगे यहाँ पे dy बाई डी टी, तो ये 0 और यहाँ पे क्या रखेंगे a, यहाँ पे a रखेंगे तो यहाँ से क्या आया 0 बराबर लेमडा a स्क्वायर प्लस b, यानी b का मान क्या है यहाँ से माइनस लेमडा a स्क्वायर, और इस समीकरण से क्या आया dy बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा y स्क्वायर माइनस लेमडा a स्क्वायर, दोनों में से लेमडा बाहर, ये y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या आया ये dy बाई डी टी इक्वल टू ये लेमडा स्क्वायर रूट में, और ये भी y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की घात 1/2, और इसे ऐसे लिख सकते हैं ना चर पृथक करके, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू रूट लेमडा डी टी। अब इसका समाकलन करो, देखें समाकलन करने पर ये क्या आया, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a इक्वल टू रूट लेमडा t प्लस d, जो क्या है अचरांक है यानी कांस्टेंट है। अब यहां पे देखो हमें दिया हुआ है y बराबर a पर, कब है ये t बराबर 0 पर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यहां से क्या निकल गया है d बराबर 0, तो यहां से t बराबर, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, t बराबर 1 अपॉन रूट लेमडा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a, इससे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब समीकरण नंबर 3 क्या थी, यही थी ना समीकरण नंबर 3, x इक्वल टू a रूट लेमडा t, ये 3 थी,
3 और 4 से क्या करते हैं, टी को विलुप्त करने पर। तो 3 व 4 से जब टी विलुप्त करेंगे, 3 व 4 से टी को विलुप्त करने पर क्या आया, y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए, जो कि केटेनरी के समीकरण है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये केटेनरी के समीकरण कैसे हैं? ये केटेनरी के बारे में हमारी एक यूनिट है पूरी इस डायनेमिक्स में, स्टैटिक वाली बुक वो है ना चैप्टर, स्टैटिक वाले जो यूनिट्स हैं उनमें, वहाँ केटेनरी के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। सबसे पहले नाम देख के आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कोणीय वेग और कोणीय त्वरण क्या होता क्या है। हमारे पास जो वक्र के समीकरण होते हैं वो कई बार आर थीटा में भी होते हैं, और यहाँ पे जो थीटा में कोणीय यानी एंगल में जो परिवर्तन होगा उसके आधार पे हम इसका डिस्कशन करेंगे, उसके आधार पे हम थीटा यानी कि वेग और त्वरण का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने अक्षों के आधार पे किया था, यानी जो एक्स अक्ष वाई अक्ष होती है प्लेन में। अब यहाँ एंगल के आधार पे यानी कि कोई भी वक्र है जिसपे क्या कण कोई भी पाथ के अनुदिश कण गति कर रहा है, माना उस पर कोई क्या है बिंदु P जिसके निर्देशांक है आर थीटा, और अब आर थीटा है तो ये प्रारंभिक बिंदु O से थीटा एंगल बना रहा है, ये मानते हैं ये एक्स एक्सिस से है। कुछ दूरी बाद में बिंदु Q आ जाता है और वो यहां से यहां तक आर में थोड़ी सी बढ़ोतरी आर प्लस डेल्टा आर, और थीटा में भी थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है। डेल्टा थीटा और डेल्टा आर नगण्य के बराबर हैं, तो यहां से ये इतना सा परिवर्तन हुआ। ये थीटा है देखो, और यहां से यहां तक क्या है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये कितना हुआ, सिर्फ डेल्टा थीटा हुआ या नहीं हुआ। और ये यहां से यहां तक दूरी क्या है, ये वाली आर है या नहीं, ये यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक आर प्लस डेल्टा आर है। तो P पर कोणीय वेग इस P बिंदु पर अब P पर कोणीय वेग यानी कि ये डेल्टा टी जो टाइम यहां से यहां तक जाने में माना जो टाइम लगा वो क्या है डेल्टा टी है। अब वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी कि जीरो के बराबर हो तो लिमिट ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब इस अंतराल में जो डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, यानी अंतराल यानी समय अंतराल डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन। अब इसमें कोणीय यानी कोण में कितना विस्थापन हुआ, यहां थीटा था या कितना हुआ थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा डेल्टा थीटा बचेगा या नहीं बचेगा। और ये डिवाइड बाय किससे होता है डेल्टा टी से कोणीय वेग निकालने के लिए। तो ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। जब यहां पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो क्या होगा डी थीटा बाई डी टी, और इसे थीटा कैप से प्रदर्शित करते हैं थीटा डॉट से। और कई बार ये कोणीय वेग है ना, इसे कई बार हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है। तो कोणीय वेग को प्रायः ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अर्थात ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसी प्रकार पी पर कोणीय त्वरण,
डी बाई डी टी टी। जो वेग में परिवर्तन की दर होगी वही कोणीय त्वरण होगा नहीं होगा? कोणीय वेग में तो कोणीय वेग क्या है? डी थीटा बाई डी टी है। अब उसमें परिवर्तन की दर डी बाई डी टी टी हो गया, तो ये क्या हो गया? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? कोणीय त्वरण हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। माना कोई कण किसी पाथ के अनुदिश गति कर रहा है, उस पर कोई बिंदु P है, वो r थीटा है उसके निर्देशांक, उस पर रेखीय वेग माना क्या है? v है। रेखीय वेग क्या है? माना v है। तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा ऐसे होगी या नहीं होगी? जो प्रारंभिक रेखा से थीटा कोण बनाएगी, उस पर स्पर्श रेखा पर उसके ध्रुव से लंब डालने पर उस लंब की लंबाई माना P है, और जहां पे डाला है वो ये O हो गया, ये T। लंब की लंबाई क्या है? OT। ये यहां से यहां तक क्या हो गया? R। और खींची गई स्पर्श रेखा VT है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी। माना रेखीय वेग v है, जिसकी दिशा P पर वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। स्पष्टतः P पर कण का कोणीय वेग डी थीटा बाई डी टी है। माना ध्रुव O से P पर खींची गई PT खींची गई रेखा, ये स्पर्श रेखा है ना, P पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसे लिखो, खींची गई स्पर्श रेखा PT पर लंब की लंबाई P है तथा ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण फाई है। ये स्पर्श रेखा और ये ध्रुवांतर रेखा दोनों के मध्य ये कोण कितना है? फाई है। तो कोणीय वेग से देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये डेरिवेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी सोल्व किया था, ये वही डेरिवेशन है। कोणीय वेग क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी थीटा बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। और देखो वहां पे कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे, नहीं पढ़े थे हम लोगों ने, जहां पे साइन फाई इक्वल टू क्या हो? आर डी थीटा बाई डी एस। अब देखो डी थीटा बाई डी एस, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/r आर डी थीटा बाई डी एस, लिख सकते हैं क्या इसको? और ये डी एस बाई डी टी टी हो गया।
और यहां से इसे साइन फाई लिख सकते हैं 1/r ये साइन फाई। लेकिन OT की लंबाई p, तो p बराबर a भी होता है, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने, यानी साइन फाई बराबर हम लिख सकते हैं p/r। यहां पे ये p/1/r अलग था और p/r एक और हो गया, और ये ds/dt ये हमारा क्या है, रेखीय वेग है, और रेखीय वेग को हमने क्या माना था, v माना था, नहीं माना था। तो मैं इसे v लिख सकता हूं यहां पे, pv/r² हो गया। कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः, यानी ओमेगा इक्वल टू pv/r², और इसे dθ/dt से भी लिखते हैं। तो इन दोनों के मध्य संबंध आ गया ये, और आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।